Yes, in the last class, we were discussing about the progressive wave and traveling wave. हमने प्रोग्रेसिव वेव और ट्रैवलिंग वेव के बारे में स्टडी किया था और उनके डिफरेंसेस को देखा था कि ट्रैवलिंग वेव वो वेव होती है जिसका एडवांसमेंट होता है किसी मीडियम के अंदर, मतलब कि वो ट्रेवल कर सकती है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, एनर्जी का ट्रांसमिशन कर सकती है। और जो स्टैंडिंग वेव होती है वो एक बाउंडेड मीडियम के अंदर ही प्रोड्यूस होंगी और ये एनर्जी का ट्रांसमिशन नहीं कर सकती हैं। फिर हमने कुछ फेज डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हमने ये डिस्कस किया था कि एम्पलीट्यूड जो है वो ट्रेवलिंग वेव में सभी पार्टिकल का सेम होता है, लेकिन जो स्टेशनरी वेव होती है, स्टैंडिंग वेव होती है, उसमें जो पार्टिकल्स डिस्प्लेस होते हैं अपनी मीन पोजीशन से, तो उनके सबका डिस्प्लेसमेंट या उन सबका एम्पलीट्यूड क्या नहीं होता, सेम नहीं होता, लेकिन फेज सेम रहता है बिटवीन टू नोड्स। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। फिर इस टॉपिक की हेल्प से हम लोग फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना चाहेंगे कि हम एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग को लगाएंगे। स्ट्रेच स्ट्रिंग का मतलब है कि आपको एक स्ट्रिंग लेनी है, स्ट्रिंग एक वायर लेंगे, उस वायर को दोनों तरफ से फिक्स कर देंगे और उसको स्ट्रेच करके रखेंगे, दोनों टेंशन क्रिएट करके रखेंगे उसमें। तो दोनों तरफ से जब टेंशन क्रिएट होगी, खिंचाव होगा, तो उस समय पर जब हम उसको प्लग करेंगे, प्लग करना मतलब उसको खींच करके जैसे ही रिलीज करेंगे तो वो वाइब्रेट करेगी और उससे एक साउंड वेव प्रोड्यूस होगी। और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो फ्रीक्वेंसी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस की जा सकती है। ओके, सबसे पहले स्पीड के बारे में बात करते हैं। देखिए, एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग को जब हम प्लग करते हैं तो उसमें सबसे पहले ट्रैवलिंग वेव प्रोड्यूस होती है। उसमें सबसे पहले एक ट्रैवलिंग वेव, जिसको ट्रांसवर्स वेव बोला जाएगा, वो प्रोड्यूस होगी। वो ट्रांसवर्स वेव, देखिए ये हमने कल भी स्टडी किया था। ये हमने एक बाउंडेड मीडियम लिया, वो बाउंडेड मीडियम है स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, और ये जो स्ट्रिंग आपको दिख रही है दोनों तरफ से फिक्स की गई है और टेंशन क्रिएट किया गया है। और इस केस में जब हम इसको प्लग करके रिलीज करते हैं तो सबसे पहले इसमें एक ट्रैवलिंग वेव प्रोड्यूस होती है, एक ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होती है। वो ट्रांसवर्स वेव एक डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। फिर सामने जब बाउंडेड मीडियम की जो एंड आ जाएगा, मतलब कि सामने अगर रिजिड वॉल आ जाएगी, रिजिड स्ट्रक्चर आ जाएगी, तो उससे क्या होगा, उससे ये स्ट्राइक करेगी। उस पर जैसे ये इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट होने पर इसका क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा। तो एक वेव अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, वो होगी रिफ्लेक्टेड वेव। तो सबसे पहले जब हम स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग को प्लग करके रिलीज करते हैं तो उसमें ट्रेवलिंग वेव्स ही प्रोड्यूस होती हैं। बाद में वो ट्रेवलिंग वेव सुपर पोजिशन करके फिर किसका फॉर्मेशन करती है, स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन करती है। ये तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 2 दिन से कि स्टैंडिंग वेव का प्रोडक्शन कैसे होता है। स्टैंडिंग वेव का प्रोडक्शन 2 ट्रेवलिंग वेव के थ्रू होता है, और यही वो 2 ट्रेवलिंग वेव्स हैं। एक वेव तो हम क्रिएट करेंगे, दूसरी वेव रिफ्लेक्टेड वेव होगी, और जब ये दोनों सुपर इंपोज करेंगी तो इनके सुपर पोजिशन से क्या होगा, स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस होंगी। और अगर किसी स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस हो रही है तो वो 2 ट्रेवलिंग वेव्स को भी प्रोड्यूस करेगी। देखिए, फिजिक्स में जैसा सीधा होता है वैसा उल्टा भी पॉसिबल होता है, क्योंकि नेचर जो है वो सिमिट्री, नेचर के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी, सिमिट्री देखने को मिलेगी। अभी मैंने आपको स्टैंडिंग वेव के फॉर्मेशन की क्या क्या मेथड सिखाया है। स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होता है जब 2 प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवल करती हैं अपोजिट डायरेक्शन में और सुपर इंपोज करती हैं, तो उससे एक स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होती है। तो 2 ट्रेवलिंग वेव से एक स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होती है। अब इसका उल्टा भी होगा, एक स्टैंडिंग वेव से 2 ट्रेवलिंग वेव भी प्रोड्यूस होंगी। जब ये स्ट्रिंग इस तरह से वाइब्रेट करेगी, जब ये अपनी मीन पोजीशन के बैक एंड फोर्थ टू एंड फ्रो वाइब्रेट करेगी, तो जब ये इस तरफ आगे बढ़ रही होगी तो इसके सामने होंगे पार्टिकल्स, एयर मॉलिक्यूल्स, और इधर भी होंगे एयर मॉलिक्यूल्स। तो जब ये स्ट्रिंग अपनी मीन पोजीशन से टू जाएगी, आगे की तरफ जाएगी, तो उस समय पर यहाँ पर वो एयर पार्टिकल्स को प्रेस कर देगी, और यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, यहाँ पर क्रिएट होगा एक कंप्रेशन। फिर इतनी देर में ये स्ट्रिंग नीचे की तरफ आएगी तो फिर रेयरफेक्शन क्रिएट होगा। फिर ये स्ट्रिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो यहाँ के पार्टिकल्स को पुश करेगी, फिर यहाँ पर क्या क्रिएट करेगी, कंप्रेशन। फिर स्ट्रिंग ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ पर क्रिएट होगा रेयरफेक्शन। तो 2 ट्रेवलिंग वेव से 2 ट्रेवलिंग वेव्स प्रोड्यूसेस 1 स्टैंडिंग वेव, 1 स्टेशनरी वेव। तो 2 ट्रेवलिंग वेव से एक स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस हो रही है। अब इसका रिवर्स क्या होगा, इसका रिवर्स ये होगा कि एक स्टैंडिंग वेव से 2 ट्रेवलिंग वेव्स भी प्रोड्यूस होगी, और वो 2 ट्रेवलिंग वेव आपको दिखाई दे रही है।
यहाँ पर कंप्रेशन रेयरफेक्शन, एक साउंड वेव इधर प्रोड्यूस होगी, एक साउंड वेव इधर प्रोड्यूस होगी, तो एनर्जी दोनों तरफ ट्रांसमिट होगी कंप्रेशन रेयरफेक्शंस की फॉर्म में। और वो जो कंप्रेशन रेयरफेक्शंस की फॉर्म में एनर्जी दोनों तरफ ट्रांसमिट हो रही है उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। तो एक स्टैंडिंग वेव से क्या प्रोड्यूस होंगी, दो ट्रेवलिंग वेव प्रोड्यूस होंगी। और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं, वो ट्रेवलिंग वेव्स हैं, वो मीडियम के अंदर ट्रेवल कर सकती हैं, एनर्जी का ट्रांसमिशन कर सकती हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको वायर को प्लग करते हैं, जैसे ही प्लग करते हैं तो एक ट्रेवलिंग वेव एक डायरेक्शन में आगे बढ़ती है, सामने से रिफ्लेक्शन के कारण दूसरी ट्रेवलिंग वेव अपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ती है, तो दो ट्रेवलिंग वेव से एक स्टैंडिंग वेव की प्रोडक्शन होती है। और ये स्टैंडिंग वेव आपको दिखाई दे रही है, ये इस मीडियम के अंदर जो वायर है वो इस तरह से ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देती है। और फिर एक स्टैंडिंग वेव से क्या प्रोड्यूस होती है, दो ट्रेवलिंग वेव प्रोड्यूस हो सकती है। इधर कंप्रेशन रेयरफेक्शन, इधर भी कंप्रेशन रेयरफेक्शंस की फॉर्म में ये एनर्जी आगे बढ़ेगी, धीरे धीरे इसका वाइब्रेशन कम होता जाएगा। क्यों होता जाएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी कहाँ ट्रांसमिट हो रही है, इसकी एनर्जी आसपास के सराउंडिंग मीडियम में ट्रांसमिट हो रही है। तो जब वायर को प्लग करते हैं हम लोग तो वो हमेशा के लिए वाइब्रेशंस नहीं करती है, यहाँ पर डैम्पिंग होती है। डैम्पिंग होगी, ये अपनी एनर्जी को ट्रांसमिट करेगी आसपास के पार्टिकल्स के अंदर। तो जब ये स्ट्रिंग ऐसा ऑसिलेट कर रही होगी अपवर्ड डाउनवर्ड, तो उस केस में इधर के पार्टिकल और इधर के पार्टिकल्स को ये पुश करेगी, फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट करेगी, मतलब कि ये स्ट्रिंग वर्क डन करेगी। और अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्क डन करता है तो उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। ओके, तो इस तरह से स्टैंडिंग वेव्स दो ट्रेवलिंग वेव को प्रोड्यूस करती है। और जो स्टैंडिंग वेव किसी मीडियम में प्रोड्यूस होती है, कोई स्टैंडिंग वेव किसी मीडियम में प्रोड्यूस होती है तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम क्यों हो जाती है। देखिए मैंने एक पॉइंट बताया था आपको कि स्टैंडिंग वेव जो है वो एनर्जी ट्रांसमिशन नहीं करती है, एनर्जी ट्रांसमिशन नहीं करती है। वो सिर्फ किसके लिए था, वो था सिर्फ बाउंडेड मीडियम में। बाउंडेड मीडियम में वो एनर्जी ट्रांसमिशन नहीं कर सकती है, लेकिन अगर उसके आसपास कोई मीडियम प्रेजेंट है तो उसमें वो ट्रांसमिशन कर सकती है एनर्जी का। ठीक है, तो स्टैंडिंग वेव की एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होती है, क्योंकि अगर उसके स्ट्रिंग के आसपास कोई मीडियम प्रेजेंट होगा तो वो मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे उस स्ट्रिंग के कोलिजन के कारण। तो जब हम किसी वायर को प्लग करेंगे तो सबसे पहले उसमें क्या प्रोड्यूस होंगी, सबसे पहले उसमें ट्रांसवर्स वेव, ट्रैवलिंग वेव प्रोड्यूस होगी। वो आगे जाकर के रिफ्लेक्ट होगी, फिर रिफ्लेक्शन के बाद दूसरी वेव अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगी और सुपर पोजिशन से क्या होगा, स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होगी। एनीवेज, सबसे पहले इसमें ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होती है जब हम इसको प्लग करके रिलीज कर देते हैं। अब ये जो ट्रांसवर्स वेव है ये कितनी स्पीड से आगे बढ़ेगी, तो उसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए ये दो चीजों पे डिपेंड करती है। जो ट्रेवलिंग वेव किसी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होती है, इट इज इक्वल टू द टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ, ये इसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला है। आप टेंशन जितनी ज्यादा करेंगे स्ट्रिंग में, दोनों तरफ से आप उसको जितना ज्यादा खींच करके रखेंगे उतनी ही फास्ट ये ट्रेवलिंग वेव इसमें मूव करेगी। तो ट्रेवलिंग वेव की स्पीड को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेंशन को ज्यादा करना पड़ेगा, दोनों तरफ से वायर को एकदम टाइटली बाउंड रखेंगे। टाइटली बाउंड रखने से क्या होगा, इसमें जो ट्रेवलिंग वेव बनेंगी वो फास्ट मूव करेंगी इस मीडियम के अंदर। ओके, और दूसरा किस पे डिपेंड करता है, मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ का क्या मतलब है, जैसे कि हमारे पास ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का टोटल मास है 100 ग्राम। 100 ग्राम की ये स्ट्रिंग है और इसकी जो टोटल लेंथ है वो लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ को स्मॉल m से लिखा जाता है। टोटल मास को कैपिटल M से लिखा जाएगा, लेंथ को L से लिखा जाएगा। स्मॉल l लिख सकते हैं, कैपिटल L भी लिख सकते हैं। मास कितना है, मास है 100 ग्राम। पूरी वायर 100 ग्राम की है और पूरी वायर की लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर। मतलब कि यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर में कितने ग्राम का मास है, 10 ग्राम। फिर नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर में कितना है, 10 ग्राम। तो 10 ग्राम 10 ग्राम ऐसा करते करते टोटल जो मास है स्ट्रिंग का वो कितना है, 100। तो यहाँ पर जो m है वो क्या नहीं है, वो स्ट्रिंग का मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ है। That is not the mass of the string, it is the mass per unit length of the string. So here I will write T is the tension which is created in the string and
m is the mass per unit length, m is the mass per unit length। ओके, तो किसी भी स्ट्रिंग के अंदर जब आपको एक वेव प्रोड्यूस करवानी है, ट्रांसवर्स वेव, तो आप उसको प्लग करके छोड़ दीजिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी ट्रांसवर्स वेव काफी फास्ट ट्रेवल करे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेंशन को कम रखना पड़ेगा, टेंशन को ज्यादा रखना पड़ेगा, दोनों तरफ से वायर को एकदम टाइटली बाउंड रखेंगे। नेक्स्ट, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ को कैसा रखेंगे, कम रखेंगे। मतलब कि जो वायर होगी वो थिन होगी, तो उसमें ट्रेवलिंग वेव फास्ट मूव करेगी। आपके पास ये दो वायर है, एक ये वाली वायर है और दूसरी ये वाली वायर है जो काफी थिक है, तो किसमें ट्रेवलिंग वेव फास्ट मूव करेगी, तो आंसर है थिन वायर के अंदर ट्रेवलिंग वेव फास्ट मूव करेगी, क्योंकि थिन वायर का मास पर यूनिट लेंथ कम होगा, और मास पर यूनिट लेंथ कम होगा तो उस ट्रेवलिंग वेव की स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। ओके, सिंपल सा फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ द वेव डिपेंड्स ऑन द टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ, दो क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। अभी हम लोग कुछ डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं। वो डेफिनेशंस है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि स्टैंडिंग वेव जो इसमें प्रोड्यूस होंगी वो कितनी फ्रीक्वेंसी की प्रोड्यूस होंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सम डेफिनेशंस। फर्स्ट डेफिनेशन इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी की साउंड, मिनिमम फ्रीक्वेंसी साउंड, उसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। सबसे कम फ्रीक्वेंसी की साउंड जो ये स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर सकती है, दैट साउंड इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसके बाद नेक्स्ट आएगा हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स, हार्मोनिक्स आर द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, हार्मोनिक्स आर द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से ये सब एक्सप्लेन करता हूं। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब कि जैसे हमारे पास ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इसको एफ से लिख देते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को। तो ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज। जब मैं इस स्ट्रिंग को प्लग करके रिलीज करता हूं तो इसमें से 100 हर्ट्ज की एक साउंड वेव प्रोड्यूस होती है। अब हार्मोनिक क्या होगी, हार्मोनिक्स ये होंगी कि जिसमें साउंड फिर प्रोड्यूस होगी 200 हर्ट्ज की, फिर प्रोड्यूस होगी 300 हर्ट्ज की, फिर प्रोड्यूस होगी 400 हर्ट्ज की। सो इट इज इंटीग्रल मल्टीपल। ये 1 है तो यहाँ पर 2 जस्ट डबल हो गई, यहाँ पर 3 टाइम्स हो चुकी है, यहाँ पर 4 टाइम्स हो चुकी है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की हार्मोनिक्स जो है वो क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ कि ये जो फोर्थ हार्मोनिक है, ये फर्स्ट हार्मोनिक है, ये सेकंड हार्मोनिक, ये थर्ड हार्मोनिक, ये फोर्थ हार्मोनिक, तो ये जो फोर्थ हार्मोनिक है जिसकी फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज है, इसका मतलब फोर्थ हार्मोनिक का मतलब क्या होगा, फोर्थ हार्मोनिक का सीधा सा मतलब ये होगा कि ये जो साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की क्या है, 4 टाइम्स है। तो इंटीग्रल मल्टीपल है ना, इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब है होल नंबर होगा, ऐसा नहीं होगा 1.5 2.5, यहाँ पर जस्ट डबल होगा या 3 टाइम्स होगा या 4 टाइम्स होगा, ऐसा नहीं होगा 2.5 टाइम्स 3.5 टाइम्स, ये नहीं होगा। सो इट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अभी इनकी नेमिंग भी मैं आपको सिखाऊंगा कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी की जो साउंड्स हैं उनको किस नाम से बुलाया जाता है। तो सबसे पहली बात, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी की साउंड है जो कोई इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस कर सकता है, जो कोई इंस्ट्रूमेंट क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, दूसरा है हार्मोनिक। हार्मोनिक आर द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी की साउंड होगी उसका इंटीग्रल मल्टीपल जो होगा, उसका इंटीग्रल मल्टीपल में जो साउंड वेव प्रोड्यूस होगी उनको हार्मोनिक्स बोला जाएगा। नेक्स्ट आएगा ओवरटोन। ओवरटोन, ओवरटोन किनको बोला जाता है, जिनकी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर हो, दैट साउंड्स व्हिच हैव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ग्रेटर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब सुनिए, ऐसी साउंड वेव
जिनकी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी उनको ओवरटोन बोला जाएगा। उनको क्या बोला जाएगा? उनको ओवरटोन बोला जाएगा। ओके, अब एक एग्जांपल सुनिए, उस एग्जांपल से मैं आपको ये तीनों चीजें क्लियर कर देता हूँ। एग्जांपल ये है कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो सबसे पहली साउंड वेव प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सबसे मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव है वो कितनी है? वो है 100 हर्ट्ज। तो ये 100 हर्ट्ज की साउंड वेव प्रोड्यूस करते हैं, सबसे कम फ्रीक्वेंसी है। अब इसके बाद हमने इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना चाहा, तो मैंने इसके अंदर एक साउंड वेव और प्रोड्यूस करके देखी। वो साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी निकली 200 हर्ट्ज। ये सेकंड फ्रीक्वेंसी है। तो ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, ये सेकंड फ्रीक्वेंसी। थर्ड फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 300 हर्ट्ज की होगी, और जो फोर्थ फ्रीक्वेंसी होगी वो 400 हर्ट्ज की होगी। तो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये चार साउंड्स को प्रोड्यूस कर सकता है, एक ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये हमारा एग्जांपल है जिसमें 100 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज, 300 हर्ट्ज एंड 400 हर्ट्ज की साउंड वेव को ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये जो 100 हर्ट्ज की साउंड है इसका क्या नाम देंगे हम? इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है इसको एक नाम से और बुलाया जा सकता है, इसको हार्मोनिक्स बोल सकते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 1 टाइम अगर कर दें, मल्टीप्लाई बाय 1 कर दो तो 100 हर्ट्ज आएगा। सो दिस इज द फर्स्ट हार्मोनिक। तो इसको बोला जाएगा फर्स्ट हार्मोनिक। इसको अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि आगे के जो टॉपिक है वो इसी पे डिपेंडेंट रहेंगे कि फर्स्ट हार्मोनिक क्या होगी, सेकंड हार्मोनिक क्या होगी। तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है उसको फर्स्ट हार्मोनिक बोला जाता है। ओके, अब सेकंड पे आते हैं। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दूसरी जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो 200 हर्ट्ज की साउंड प्रोड्यूस करता है। 200 हर्ट्ज वाले को क्या बोला जाएगा? सबसे पहली बात, ये कितना मल्टीपल है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का? तो आंसर है 2 टाइम्स, जस्ट डबल हो रहा है। जस्ट डबल हो रहा है तो इसको बोला जाएगा सेकंड हार्मोनिक। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एक ही होगी, तो ये जो 200 हर्ट्ज है इसको क्या बोला जाएगा? सेकंड हार्मोनिक। ये सेकंड हार्मोनिक है। और ओवरटोन कौन सी है? फर्स्ट ओवरटोन। ये लिखा हुआ है ना, देखो, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो इसको क्या बोला जा सकता है? इसको ओवरटोन बोला जा सकता है। और ये कौन सी ओवरटोन है? सो आंसर इज फर्स्ट ओवरटोन। ओवरटोन नाम से कर लग रहा है, ओवर। ओवर मतलब कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड। किससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से। तो ये इसमें बोला जाएगा फर्स्ट ओवरटोन। तो सेकंड हार्मोनिक को फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं। अब इसके बाद थर्ड, ये जो 300 हर्ट्ज की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की 3 टाइम्स है। अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की 3 टाइम्स है सो दिस विल बी कॉल्ड थर्ड हार्मोनिक। 3 टाइम्स है तो थर्ड हार्मोनिक बोल देंगे। सो दिस इज द थर्ड हार्मोनिक। और ओवरटोन कौन सी है? दिस इज द सेकंड ओवरटोन। ये सेकंड ओवरटोन है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड है जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। सो दिस इज द सेकंड ओवरटोन। नेक्स्ट, जो फोर्थ आपको दिखाई दे रही है उसको क्या बोला जाएगा? ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की 4 टाइम्स है। अगर 4 टाइम्स है सो दिस इज कॉल्ड फोर्थ हार्मोनिक। दिस इज कॉल्ड फोर्थ हार्मोनिक। और ओवरटोन कौन सी है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, लेकिन कौन से वाली ओवरटोन है? ये फर्स्ट ओवरटोन थी, ये सेकंड ओवरटोन है, ये कौन सी होगी? ये थर्ड ओवरटोन होगी। सो दिस इज द थर्ड ओवरटोन। ये थर्ड ओवरटोन है। ओके, ये समझ में आ गया सबको? ओके, फिर से सुन लीजिए। जो सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वो फंडामेंटल टोन है, या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल टोन भी बोल सकते हो आप इसको। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और यू कैन से दैट फंडामेंटल टोन। तो ये फंडामेंटल टोन है, सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी। और ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की 1 टाइम्स है। अगर 1 टाइम्स है तो फर्स्ट हार्मोनिक बोलेंगे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज फर्स्ट हार्मोनिक। इसके बाद में जो सेकंड साउंड प्रोड्यूस करता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो 200 हर्ट्ज की प्रोड्यूस करता है। तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की 2 टाइम्स है तो इसको सेकंड हार्मोनिक बोलेंगे।
लेकिन ये ओवरटोन है, फर्स्ट ओवरटोन। ओवरटोन क्या होती है? जिसकी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की ये पहली साउंड है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर फ्रीक्वेंसी की ये फर्स्ट साउंड है, तो इसको फर्स्ट ओवरटोन बोलेंगे। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर साउंड है, लेकिन सेकंड वाली ग्रेटर है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? सेकंड ओवरटोन। और ये थर्ड हार्मोनिक है। थर्ड हार्मोनिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो साउंड है 300 हर्ट्ज, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की 3 टाइम्स है, तो थर्ड हार्मोनिक एंड सेकंड ओवरटोन। ये वाली जो साउंड है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की 4 टाइम है, तो फोर्थ हार्मोनिक, और तीसरी ओवरटोन है, थर्ड ओवरटोन है ये। तो इस तरह से इसकी नेमिंग की जाएगी। अब हम लोग स्ट्रिंग के बारे में डिस्कस करते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस की जा सकती है, कौन सी स्ट्रिंग? स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के अंदर जो साउंड वेव प्रोड्यूस की जाएगी, वो साउंड वेव की फ्रीक्वेंसीज क्या होगी, वो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का मैं अब आपको मेथड सिखाता हूं, जिसमें हम लोग इसी तरह से लिखेंगे कि इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी फर्स्ट ओवरटोन क्या है, सेकंड ओवरटोन क्या होगी। So these definitions we will use in this section. So the next topic is frequency of sound waves which are produced by the stretched string. Stationary waves in a stretched string and its fundamental and harmonics. जिस फ्रीक्वेंसी की स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होगी, उसी फ्रीक्वेंसी की तो साउंड वेव प्रोड्यूस होगी, क्योंकि स्ट्रिंग जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगी, स्ट्रिंग जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगी, वही फ्रीक्वेंसी तो कंप्रेशन रेयरफेक्शन की होगी। मेरे पास एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग 1 सेकंड में 100 टाइम्स अपवर्ड डाउनवर्ड जा रही है, तो मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है। तो जब मैं एक स्ट्रिंग को प्लग करके रिलीज करता हूं, तो वो 1 सेकंड में 100 वाइब्रेशन करती है। अगर 1 सेकंड में 100 वाइब्रेशन करेगी, तो ऊपर की तरफ 100 कंप्रेशन बनाएगी, नीचे की तरफ 100 कंप्रेशन बनाएगी, ऊपर की तरफ 100 रेयरफेक्शन बनाएगी, नीचे की तरफ 100 रेयरफेक्शन बनाएगी, तो 100 हर्ट्ज की ही साउंड वेव प्रोड्यूस करेगी। क्योंकि जब ये स्ट्रेच स्ट्रिंग मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ जाएगी, तो यहाँ पर क्या क्रिएट करेगी? कंप्रेशन। फिर वापस आएगी तो रेयरफेक्शन, और जब ये नीचे की तरफ जाएगी तो यहाँ पर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन। तो जिस फ्रीक्वेंसी से ये स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होंगी, उसी फ्रीक्वेंसी की दोनों तरफ क्या फ्लो होंगी? साउंड वेव्स। उसी फ्रीक्वेंसी के कंप्रेशन रेयरफेक्शन फॉर्म होंगे। तो अगर हमने स्टेशनरी वेव की फ्रीक्वेंसी को निकाल लिया, तो वही फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स की होगी। ओके, अब इसकी फ्रीक्वेंसी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इसके लिए हम लोग एक डायग्राम का यूज करते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ ही लिया है कि वेलोसिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है? टेंशन पे डिपेंड करती है और मास पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करती है। ओके, एक फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेवलिंग वेव्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग इज v is equal to t upon m, टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। अब इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करने वाले हैं। इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं कौन से फॉर्मूला में? ये फॉर्मूला जो हम लोग स्टडी कर चुके हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। किसी भी साउंड वेव की वेलोसिटी किन दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन होता है? तो आंसर है उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी वेवलेंथ का। द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द वेव इन दैट मीडियम। तो ये हमारा फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव का। अब इसमें वेलोसिटी की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं और क्या कैलकुलेट कर लेते हैं? फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो v की वैल्यू जब हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, सो वी आर पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, सो दिस विल बी अंडर रूट t अपॉन m इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। अब इसको अरेंज करना है, इस तरफ सिर्फ फ्रीक्वेंसी को छोड़ देते हैं, ये जो वेवलेंथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बनेगा? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनेगा, ये लैम्डा इधर आएगा, so this will be 1 upon wavelength, 1 upon lambda under root t upon m. So this is the formula to calculate the frequency
of the sound wave which is produced in the stretched string. तो किसी भी stretched string के अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव प्रोड्यूस होती है, ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है? ये उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है कि जो स्टेशनरी वेव बन रही है वो कितनी वेवलेंथ की बन रही है, टेंशन आपने कितना रखा हुआ है वायर के अंदर, और वो जो वायर है वो थिन वायर है या थिक वायर है। थिन वायर है तो मास पर यूनिट लेंथ कम होगा, अगर मास पर यूनिट लेंथ कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। टेंशन अगर ज्यादा रखोगे, वायर को एकदम खींच करके रखोगे, दोनों तरफ से स्ट्रेच रखोगे, तो उस केस में फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ जाएगी। तो अगर आपको किसी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए उसमें टेंशन ज्यादा कर देंगे, उसकी नॉब से उसको टाइट कर देंगे। टेंशन बढ़ाते ही क्या होगा, उस वायर की फ्रीक्वेंसी जो वो साउंड वेव प्रोड्यूस करेगी उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का। बड़ा ही सिंपल है, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था उसको हम लोग यूज करेंगे और ट्रेवलिंग वेव की जो वेलोसिटी थी वो इसके अंदर पुट कर देंगे और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन वेवलेंथ 1 अपॉन लैम्डा अंडर रूट टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव जो प्रोड्यूस होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है फर्स्ट हार्मोनिक, वन टाइम ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो इसको बोला जाता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट हार्मोनिक। तो फर्स्ट हार्मोनिक मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को मैंने बिल्कुल सेंटर में से प्लग करके रिलीज किया। बिल्कुल सेंटर में से प्लग करके रिलीज करूंगा तो ये कैसा वाइब्रेट करेगी? देखिए, ये नोड होगा, ये नोड होगा, और ये बीच वाला पॉइंट किसका काम करेगा? ये एंटी नोड का वर्क करेगा। इस सेंटर वाले पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। सो दिस इज द एंटी नोड, और ये दो फिक्स्ड एंड है तो ये बन गया इसका नोड। अब इसमें कितनी वेव प्रोड्यूस हो रही है, हाफ वेव या फुल वेव? तो आंसर है ये तो हाफ वेव है। हाफ वेव कैसे है? क्योंकि इसमें तो सिर्फ क्या बन रहा है? क्रस्ट बन रहा है, ट्रफ तो आ ही नहीं रहा। अगर ट्रफ आता तो पूरी वेव कंप्लीट होती। तो ये जो वेव इसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है स्टैंडिंग वेव, इसकी वेवलेंथ क्या होगी? इसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। कैसे? यहां से यहां तक इसको बोलते हैं लैम्डा, वन वेवलेंथ। और हाफ वेव अगर प्रोड्यूस हो रही है तो कितनी वेवलेंथ होगी? लैम्डा बाई 2। सो दिस इज द हाफ वेव। सो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ L है और इसके अंदर कितनी वेव प्रोड्यूस हो रही है? इसकी वेवलेंथ है लैम्डा बाय 2। तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग की। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की साउंड मतलब सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करने के लिए उस स्ट्रिंग को कहां से प्लग करना पड़ेगा आपको? उस स्ट्रिंग को आपको बीच में से प्लग करके बिल्कुल सेंटर में से खींच करके उसको रिलीज कर देंगे। जैसे ही रिलीज करेंगे ये ऐसा ऑसिलेट करेगी, और ऐसा ऑसिलेट करेगी तो इसमें हाफ वेव स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस हो रही है और उसकी वेवलेंथ है लैम्डा बाय 2। या तो क्रस्ट बनेगा, जब ये स्ट्रिंग नीचे की तरफ जाएगी तो ट्रफ बनेगा, दोनों एक साथ नहीं बनेंगे। और इस केस में कितने नोड्स हैं? इस केस में दो नोड्स होंगे। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के केस में दो नोड होते हैं और एक एंटी नोड होता है, और जो लेंथ है वो किसके इक्वल आती है? लैम्डा बाय 2 के इक्वल आती है। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी 2L। ये 2 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो लैम्डा की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 2L लिख सकते हैं। ये रहा फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में ये रहा लैम्डा, इस लैम्डा के प्लेस पे क्या लिख देंगे? 2L लिख देंगे। तो जैसे ही आप 2L लिखेंगे ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी न्यू 1। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है, फर्स्ट हार्मोनिक है तो इसको न्यू 1 से लिखा जाएगा। और फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 अपॉन लैम्डा। लैम्डा के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? 2L लिख सकते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला 2L अंडर रूट T अपॉन M। तो ये है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। So this is the fundamental frequency, or you can say that first harmonic which is produced in this stretched string. अब इसके बाद हम लोग फाइंड करते हैं सेकंड हार्मोनिक। देखते हैं सेकंड हार्मोनिक इससे प्रोड्यूस की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। सेकंड वन इज, ये फर्स्ट हार्मोनिक है, फंडामेंटल टोन है, इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं। अब हम लोग इसमें फाइंड करते हैं सेकंड हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक
को क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट ओवरटोन। ऐसी साउंड वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है उसको ओवरटोन बोलते हैं। सो नाउ वी विल कैलकुलेट सेकंड हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक के लिए डायग्राम ये आएगा। इसमें ये वाले 2 पॉइंट तो फिक्स ही हैं, तो 2 नोड तो इसके अंदर फिक्स हैं। अब हमने क्या किया, वायर को यहां से प्लग किया इस एंड से, तो यहां से प्लग करके जब मैं रिलीज करता हूं तो इसमें ऐसी स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होती है। इसमें ये होगा एंटी नोड और ये भी क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट है, तो ये भी एंटी नोड है। तो सेकंड केस में कितने नोड्स हैं और कितने एंटी नोड्स हैं? तो इस केस में आपको नोड्स मिलेंगे 2 और एंटी नोड्स भी कितने मिलेंगे? एंटी नोड्स भी 2 मिलेंगे। और ये जो स्ट्रिंग है ये तो वही है, सेम टू सेम है, जो इस केस में थी वही इस केस में है, बस अब हमने उसको प्लग किसी और जगह से कर दिया। तो स्ट्रिंग की लेंथ तो एल ही रहेगी, लेकिन अब जो इसमें स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस हो रही है उसकी वेवलेंथ क्या होगी? ये फुल वेव कंप्लीट, ये फुल वेव इसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है, तो इसकी वेवलेंथ होगी लैम्डा, 1 लैम्डा। एक वेव कंप्लीट हुई है पूरी तो 1 लैम्डा। पहले हाफ वेव बन रही थी, या तो क्रस्ट बनता था या ट्रफ बनता था, तो लैम्डा बाय 2 था उसमें। ओके, अब इस केस में क्या लिख सकते हैं कि जो वेवलेंथ है वो किसके इक्वल आ रही है? वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के इक्वल आ रही है। सो इन दिस केस लैम्डा इज इक्वल टू एल। ये लैम्डा की वैल्यू यहां पुट कर दो तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। सेकंड फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? सेकंड फ्रीक्वेंसी आएगी 1 अपॉन एल अंडर रूट टी अपॉन एम। देख लो जस्ट डबल है, यहां पर आ रहा था 1 अपॉन 2l, यहां पर है 1 अपॉन l। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है वो उसकी हाफ है, ऐसा बोल सकते हो आप। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मान लो ये 200 हर्ट्ज की साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है, तो वो कितने हर्ट्ज की होगी? 100 हर्ट्ज की, हाफ हो जाएगी। ये फर्स्ट हार्मोनिक है, ये सेकंड हार्मोनिक है। तो इस स्ट्रिंग के अंदर सबसे पहली साउंड वेव ये वाली प्रोड्यूस हो सकती है। आपको उस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर आपको क्या पुट करना है? लेंथ को पुट करना है इस इक्वेशन के अंदर। हाँ जी, तो इस इक्वेशन में आपको क्या पुट करना है? लेंथ को पुट करना है कि आपने जो स्ट्रिंग ली है वो कितनी लेंथ की है, 5 मीटर है, 2 मीटर है, 1 मीटर है। तो यहाँ पर जितने भी मीटर की लेंथ है वो लिख देंगे। टेंशन आपने जितनी क्रिएट कर रखी है, दोनों तरफ से टेंशन को मेजर किया जा सकता है। कैसे? दोनों तरफ हम लोग मास को सस्पेंड कर देंगे। ये पूरा अरेंजमेंट एक टेबल पे लगाएंगे जिसमें इस वायर को इस तरह से 2 स्टैंड्स के थ्रू फिक्स किया जाएगा और यहाँ पर एक पुली लगी होगी, उस पुली के थ्रू हम लोग इस पे मास को सस्पेंड करेंगे हैंगर लगा करके। इस तरफ भी पुली होगी, मास को सस्पेंड करेंगे हैंगर लगा करके। तो जितना मास आप यहाँ पर सस्पेंड करोगे उतनी ही तो इसमें टेंशन क्रिएट होगी। तो टेंशन फोर्स तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, जितना वेट फोर्स इस पर वर्क करेगा वही इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, वही इसमें टेंशन फोर्स होगा। तो जब आपने इस पर 5 किलोग्राम का मास रख दिया तो 50 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, तो इसमें टेंशन क्रिएट होगी 50 न्यूटन की। इधर भी 5 किलोग्राम का मास आपने रखा तो इधर भी 50 न्यूटन की टेंशन फोर्स क्रिएट होगा। तो टेंशन फोर्स तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके दोनों एंड्स पर क्या सस्पेंड कर देंगे?